सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया था और ढेर सारा झूठ उन्होंने अपने भाषण में बोला। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार झूठ बोलते रहे, आप उनके पिछले 6 साल का इतिहास उठा के देख लें, लेकिन अब तो वो झूठ बोलने में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और जिस संगठन आरएसएस से वो ताल्लुक रखते हैं उसमें यह सिखाया जाता है कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो लोग उसको सच मानने लगेंगे। लेकिन आज देश का किसान जाग चुका है, वो किसी भी ऐसे झूठे बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या क्या झूठ बोले उनको हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। उन्होंने अपने भाषण में पहली बात कही कि उन्होंने 1600 करोड़ रुपए दिए हैं 35 लाख किसानों को जो उनका फसलों का नुकसान हो गया था उसके लिए दिए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं मध्य प्रदेश के किसानों की, अभी कुछ दिन पहले मैं खुद मध्य प्रदेश में था, कि 2 साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा किसानों को मिलना था वो अब तक बकाया है, वो किसानों को नहीं मिला है। और यदि आप बीमा योजना के आंकड़े उठा के देखेंगे तो इस फसल बीमा योजना ने देश के किसानों को बर्बाद करके रख दिया। 2016 में वो ये स्कीम लेके आए और इससे पहले जो स्कीम थी उसके मुकाबले इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो जो परसेंटेज बीमा कंपनियों को जाता था, जो शेयर, अब वो बढ़ गया है पहले की स्कीमों के मुकाबले। आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 27,000 करोड़ रुपया बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के तौर पे इकट्ठा किया और किसानों को मिला मात्र 9,000 करोड़ रुपया। यानी जो ये स्कीम बनाई गई है जिसकी पैरवी प्रधानमंत्री अपने भाषण में कर रहे थे, ये स्कीमें किसानों को फायदा देने के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये स्कीमें बीमा कंपनियों को फायदा देने के लिए बनाई गई हैं। अगर हम बात करें 2017 की बात कर लें तो जो रबी की फसल थी उसमें जो इन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया, वो प्रीमियम इन्होंने कलेक्ट किया लगभग 14,000 करोड़ का, और किसानों को कितनी पेमेंट हुई? 7,000 करोड़ की। उसके बाद आप अगले साल आ जाइए, इन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया 14,400 करोड़ का, और जो प्रीमियम जो बीमा किसानों को जो क्लेम दिए गए वो और ज्यादा कम हो गए, वो 700 करोड़ के आसपास आ गए। तो लगातार इन योजनाओं के तहत बीमा कंपनियों को फायदा होता चला गया और किसान लुटता चला गया। और ऐसा नहीं है कि किसान बस कोइंसिडेंस के तौर पे लुट रहा है इन योजनाओं से, ये योजनाएं बनाए इस तरीके से गई हैं कि किसान इसमें लुटता जाए और बीमा कंपनियों को इसमें फायदा होता चले जाए। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं। इसमें जो इन्होंने बीमा योजना के तहत जो 3 तरह की जो इन्होंने बात कही बीमा देने की, पहला इन्होंने ये कहा कि जब वो बुआई करेगा किसान, तो यदि उसकी बुआई 25% से भी कम होती है, यानी जो उसने बीज डाले अपने खेत में, यदि वो 25% से भी कम उगते हैं तो उसकी फसल को बीमा के तहत कंसीडर किया जाएगा। और उसको सरल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने खेत में फसल बोई और वो यदि 74% इलाके में आपके खेत के वो ठीक से वो बीज नहीं उगता है और मात्र 26% में उग जाता है, तो आपकी फसल को बीमा के तहत पहले राउंड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। यह उस बीमा योजना की हकीकत है। उसके बाद आप आगे आ जाइए, उसमें यह कहा गया है, पहले जब शुरुआत में योजना लाई गई थी उसमें एक गांव को एक यूनिट माना गया था। मान लीजिए कि भाई आपकी फसल खराब हो गई और 10 एकड़ दूर वाले की फसल खराब नहीं हुई, तो ये जब उसका एवरेज निकालते तो ये पूरे गांव का एवरेज निकालते थे, एक गांव का यूनिट मानते थे और उसके हिसाब से बीमा तय करते थे। वहां पे भी किसान लुटता था। तीसरा इन्होंने ये किया कि भाई यदि आपके इलाके में कुछ बाढ़ आ गई, कुछ सूखा पड़ गया, उसके तहत आपको कंसिडर किया जाएगा। चौथा इन्होंने ये किया कि जब आपकी फसल कट के रखी हुई है उसमें कुछ समस्या होगी तो कंसिडर किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसमें सारे प्रावधान ऐसे बनाए गए थे कि जिससे किसान बर्बाद हो जाए। इसमें बाद में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक फसल के 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। मैं आपको यदि हरियाणा का एग्जांपल दूं तो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है हरियाणा में वो मात्र लगभग 1,000 के आसपास है और जो गांव है वो 6,500 से ज्यादा है। एक सीजन में 4 फसलें होती हैं, हर फसल के एक गांव से 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने हैं। यानी अगर आप टोटल देखेंगे 6,500 गांवों के तो 1 लाख से अधिक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। और ऑफिसर कितने हैं? मात्र 1,000।
और उनको ये लगभग 15 दिनों के अंदर ये सारे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो आप जो सब लोग इसको देख रहे हैं, आप खुद ये बात बताइए, क्या 1000 ऑफिसर 15 दिनों के अंदर 1 लाख क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या? तो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिसों में बैठे बैठे फाइलों में कुछ भी चढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आई जब हम किसान संगठन के तौर पे काम करते हैं। तो वहां पे चढ़ा दी गई है उसकी फसल की, भाई इसने तो ईख की बुआई कर रखी है, जबकि फसल उसने कुछ और ही लगा रखी है। उसने अपने खेत में धान लगा रखे हैं किसान ने, लेकिन उसके खेत में चढ़ा दिया गया बाजरा। और अब आप इसमें एक चीज और समझिए, जब ये योजना लाई गई थी तो इस योजना में इन्होंने क्या एक नियम बनाया, इन्होंने बनाया कि जिस भी किसान ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन ले रखा है, बिना उसकी परमिशन के उसका प्रीमियम काट लिया जाता था। यानी किसान को पता ही नहीं होता था कि उसकी फसल का बीमा किया गया है और उसका प्रीमियम कट जाता था अपने आप। तो जो ये सारी चीजें जो इन्होंने बनाई हैं वो कंपनियों को फायदे के लिए बनाई है। कानून में तो ये लिखा गया कि भाई जो भी बीमा कंपनी इंश्योरेंस करेगी किसानों की फसलों का, उसका हर डिस्ट्रिक्ट में एक दफ्तर होना चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी का नहीं है। जब किसान को क्लेम करना होता है तो किसान दर दर की ठोकरें खाता है और उसको यही नहीं पता होता कि उसको अपना क्लेम लेने के लिए कहां जाना है। तो कुल मिला के जो ये सारी जो फसल बीमा योजना की बात है, ये पूरे तरीके से फर्जी बात है और इससे किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब उन्होंने दूसरी बात कही किसान लोन की, उन्होंने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही। साथियों, हमें एक चीज समझनी चाहिए, केसीसी कार्ड के तहत लोन कैसे मिलता है। एक किसान जब अपनी जमीन का 1 एकड़ जो उसके कागज वो जमा करा देता है तो उसको लगभग लाख सवा लाख रुपए का उसको लोन मिलता है। उसकी जमीन की कीमत है 25 लाख से भी ज्यादा और उसको लोन कितना मिलता है, 1 लाख का। और यदि उसकी फसल बर्बाद हो गई, किसी कारण से उसको कोई समस्या आ गई और वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, यदि वो उसको उस समय रिपे नहीं कर पाता है तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी किसान 25 लाख से ज्यादा की अपनी जमीन गिरवी लेके लोन उसको मिलता है 1 लाख का। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विजय माल्या जैसे लोग हैं, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, इनसे कुछ भी गारंटी नहीं ली जाती और 10-10 हजार करोड़ के इनको लोन दे दिए जाते हैं और वो उस पैसे को डकार के रफू चक्कर हो जाते हैं, विदेश में जाके अपना आराम से मजे करते हैं, अय्याशी करते हैं वो लोग। यानी देश में 2 तरह के नियम कानून चल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो ऐसे ही लोन मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, यस बैंक डूब गया। हिंदुस्तान की जनता को यह जानने की जरूरत है कि वो बैंक डूबते कैसे हैं। हमारी सरकारें इन बड़े बड़े जो ये व्यापारी हैं इनको अनसेफ लोन दे देते हैं और ये लोन लेके भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ किसान का 25 लाख से अधिक जो उसकी जमीन की कीमत है, 25 लाख तो बहुत मिनिमम बता रहा हूं मैं, 25 लाख से अधिक की कीमत की जमीन उसकी गिरवी रखी जाती है और उसको लोन मिलता है 1 लाख का। और उसमें भी बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं उसको, बैंकों के बड़ा परेशान होना पड़ता है। बैंक वाले अधिकारी उसको बड़ा उसकी बेइज्जती करते हैं उसकी। और वो अगर लोन ना चुका पाए तो क्या होता है उसके साथ, उसके फोटो के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, सरेआम उसकी किसान की बेइज्जती की जाती है। और इसी कारण से बहुत सारे किसान आत्महत्या भी करते हैं। लेकिन जो ये इतने बड़े बड़े विजय माल्या और नीरव मोदी लेके भाग गए, क्या आज तक आपने इनका पोस्टर कहीं लगे हुए देखा कि ये 10,000 करोड़ लेके फरार हो गया? क्या उसकी इस बात इन्होंने कभी की? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, तो आप फिर किसान को भी आत्मनिर्भर बनाइए ना। आप उसकी फसलों के उसको वाजिब दाम दीजिए, जो उसकी लागत है उसमें 1.5 गुना जोड़ के आप उसको दाम दीजिए ना, ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाए, उसको किसी तरह का कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपके तो ये दोहरे मापदंड हैं। एक तरफ आप बात करते हैं आत्मनिर्भर बनाने की और दूसरी तरफ किसान को आप और भी कर्ज के नीचे दबा रहे हैं। तीसरी जो बात आपने पूछी कि भाई कानून में दिक्कत क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। जो ये 3 कृषि कानून जो अभी किसानों पे जबरदस्ती थोपे गए हैं, इनमें दिक्कत क्या है, ये आपने एक सवाल उठाया। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब किसान संगठनों की बैठक हुई
विज्ञान भवन में 3 दिसंबर को। और जब किसान नेताओं ने एक एक करके क्लॉज वाइज सभी कानूनों की समस्याओं को गिनवाया तो आपके अधिकारी और नेता कोई जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन की बात कोई व्यक्ति कब करता है? जब वो अपनी गलती स्वीकार करता है। तो एक तरफ तो आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई इनमें संशोधन होने चाहिए, यानी इन कानूनों में बहुत सारी गड़बड़ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आप बार बार भाषणों में कह रहे हैं कि किसान तो बहकाए गए हैं, किसानों को तो गुमराह कर रखा है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग बैठ के ये तय तो कर लें कि क्या बात ठीक है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, उनके मंत्री कुछ बोलते हैं, उनके प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, उनके अधिकारी कुछ बोलते हैं। अब हम आपको एक एक करके इनकी गलतियां बताते हैं। अगर हम बात करें पहले कानून की, जो ट्रेड का कानून है, उसमें हम एक मोटी मोटी बात समझ लें। जब जब फसल खरीदी व्यवस्था में, फसल की प्रोक्यूरमेंट में सरकार का रोल कम होता है और कंपनियों का रोल बढ़ता है तो किसानों का शोषण कई गुना बढ़ जाता है। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। यदि हम बात करें अपने ही देश में बिहार राज्य की, 2006 में बिहार में एपीएमसी सिस्टम खत्म कर दिया गया, मंडियां समाप्त कर दी गई, सरकारी प्रोक्यूरमेंट सिस्टम बंद कर दिया गया, और उस समय बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि बहुत सारा निवेश आएगा। लेकिन आज बिहार के किसानों की क्या स्थिति है? बिहार के किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हैं और वो मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहार के किसान मजदूरी नहीं कर रहे हैं। मक्का बिहार की मुख्य फसलों में से एक है। आज मक्के का क्या हाल है मोदी जी, आप बताइए। जिसका रेट, सरकारी रेट 1850 रुपया क्विंटल है, आज उसको व्यापारी बिहार के अंदर 500 से 600 रुपया क्विंटल में खरीद रहे हैं। किसान के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। 500 से 600 रुपया में तो उसकी लागत पूरी नहीं हो रही है। इसीलिए बहुत सारे किसान ये तय करते हैं कि वो अपने खेतों में बड़े दुखी मन से अपनी खड़ी फसल को ही नष्ट करा देते हैं। यदि बात कर ले हम धान की, मोदी जी आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अब तक बिहार में धान खरीदी शुरू नहीं हुई है। यह है बिहार की स्थिति। और आप अपने डिपार्टमेंट के आंकड़े उठा के देख लीजिए, जब से आपने बिहार में एपीएमसी सिस्टम को खत्म कराया तब से बिहार से पलायन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पे बहुत सालों से आपकी ही सरकार है। जब से ये अध्यादेश लागू हुए हैं तो एक सरकारी पोर्टल, वो हमारा पोर्टल नहीं है, वो आपका पोर्टल है, सरकार का पोर्टल है, ई अनुज्ञा। उस पोर्टल पे आपने क्या लिखा है? उस पोर्टल की रिपोर्ट क्या है? उस पोर्टल की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश की मंडियां पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसका मंडी एक्ट देश में सबसे बेहतरीन है, 1972 का मंडी एक्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 268 कृषि मंडियों में से मध्य प्रदेश में 47 मंडियां पूरे तरीके से बंद हो गई। 143 मंडियों में कारोबार मात्र 50 से 60% रह गया। 298 कृषि उप मंडियां पूरे तरीके से ठप हो गई। 2019 वाले फाइनेंशियल ईयर में इन्हीं 6 महीनों में जिन मंडियों का कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ रुपए था, वो मात्र 220 करोड़ रह गया, यानी मात्र 36% रह गया। मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और वो रो रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि जो ये सिस्टम जो आपने बनाया है, जो कानून बनाया है, जो एग्जिस्टिंग मंडियां हैं, वो इसी तरीके से एक एक करके बंद होती चली जाएंगी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये हम अमेरिका का एग्जांपल देते हैं। 1980-90 के दशक में जब अमेरिका में ज्यादा प्राइवेट कंपनियों का रोल बढ़ा, तो उससे पहले किसी भी कृषि उत्पाद के रिटेल प्राइस का 40% किसानों को मिलता था। यानी कोई कृषि उत्पाद यदि 100 रुपए में बिकता था तो उसका 40 रुपए किसान की जेब में जाता था। और जब अमेरिका में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला बढ़ गया, तो आज किसी भी कृषि उत्पाद के फाइनल रिटेल प्राइस का मात्र 15% किसान की जेब में जाता है। यानी 100 रुपए में से मात्र 15 रुपए, जो 25 रुपए थे वो कंपनियों की जेब में चले गए।
तो जब जब प्राइवेट कंपनियों का रोल बढ़ेगा फसल खरीदी सिस्टम में, तब तब किसान बर्बाद होगा। आपने इस एक्ट में और क्या लिखा है? आपने एक्ट में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो किसान का सामान खरीद सकता है और वो 3 दिन में पेमेंट करेगा। अब एक बात यहां समझने की है, सभी आम भाइयों को समझनी चाहिए कि मान लो कोई भी व्यापारी कहीं से भी आके, मुंबई से आके, बेंगलोर से आके, दिल्ली से आके हमारे गांव में आता है और वो कई हजार क्विंटल गेहूं खरीद के चला जाता है और वो कहता है कि मैं 3 दिन में पेमेंट कर दूंगा, और वो आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी दे जाता है और वो 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो एक आम किसान उस व्यापारी को कहां ढूंढेगा मोदी जी? वो अपनी आने वाली फसल बोएगा या उस व्यापारी को ढूंढेगा? और अभी की घटना मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक व्यापारी ने 20 लाख की फसल खरीदी और एक चेक दे गया गारंटी के तौर पे, वो चेक भी बाउंस हो गया, तो किसान क्या करे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये एपीएमसी मंडियां हैं, ये बनाई क्यों गई थी, ये भी हमें समझना चाहिए। पहले क्या होता था कि जब फसलें तैयार होती थी किसानों की, तो उस समय व्यापारी अपना एक गिरोह बना लेते थे और फसल के दाम जानबूझ के गिरा देते थे और उसको फिर स्टोर कर लेते थे और फिर महंगे दामों में बाद में बेचते थे। तो इस चीज को बंद करने के लिए, ये व्यापारियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग समय पे एपीएमसी मंडियां बनाई ताकि किसान को सुरक्षा मिल सके। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? उस पूरे सिस्टम को आप खत्म करने पे तुले हुए हैं। आपने इस कानून में बोला कि मंडी के बाहर जो प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, जो मंडी के बाहर जो खरीदारी होगी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो शुरुआती समय में यह होगा कि मंडी से बाहर व्यापारी किसानों को फसल की थोड़ी ज्यादा कीमत दे देंगे क्योंकि उनका 8-8.5% का टैक्स बच रहा है। तो जो उनको 164, 180 या 150 अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग टैक्स की दर है, उसके हिसाब से जो उन व्यापारियों को पैसे बचेंगे उसमें से 20-30 रुपया वो किसान को दे देंगे। और 2-3 साल के बाद जब एपीएमसी मंडियां पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगी, तब वो प्राइवेट प्लेयर अपना असली रंग दिखाएंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जियो और बीएसएनएल का उदाहरण हमारे सामने है। जब जियो आया तो शुरू में उसने फ्री में डाटा दिया, लोगों को लत डाल दी, और आज जियो क्या कर रहा है? बीएसएनएल बर्बाद, वोडाफोन अपना सारा कुछ बेच के भागने को तैयार, एयरटेल घाटे में चल रही है। अब अकेला जियो की गुंडागर्दी चलेगी, उसकी मोनोपोली होगी। तो यही मंडियों के साथ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझनी चाहिए कि एपीएमसी एक्ट के तहत राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि किसान का सामान एमएसपी पे खरीदा जाए। यदि उन मंडियों में कुछ किसान के साथ गलत व्यवहार होता है, उसके साथ लूट होती है, तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी से सवाल पूछ सकता है, सरकार की जवाबदेही बनती है। लेकिन अब जब कोई भी व्यापारी किसी भी जगह पे किसान का सामान खरीद सकता है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि भाई हम निगरानी तो कर नहीं सकते, ये हमारे अंडर तो हुआ नहीं है। जब हमारी निगरानी में नहीं हुआ तो सरकार बोलेगी हमारी कोई जवाबदेही भी नहीं है, यानी किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, जिसके बाद हर भारतीय को यह अधिकार मिला कि उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। लेकिन आप किसानों से यह अधिकार भी छीन रहे हैं। 2014 में जब आपकी सरकार आई थी मोदी जी, आपको याद होगा कि आप सबसे पहला कानून लेके आए थे भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। उस समय भी आप अध्यादेश लाए थे। अध्यादेश का मतलब होता है कि कोई इमरजेंसी में लाया जाता है कोई चीज, लेकिन आप हर समय किसानों के लिए जो भी कानून बनाते हैं वो अध्यादेश के जरिए, यानी तानाशाही तरीके से लाते हैं। उसमें भी आपने एक क्लोज डाला था कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता है, और वो कानून था किसानों की जमीन छीनने के लिए। तो आपने इस कानून में भी किसानों से वो अधिकार छीन लिया है, और आपने बात की है कि वो एसडीएम के पास चला जाए, जिला अधिकारी के पास चला जाए। लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि एसडीएम तो हमेशा सरकार के दबाव में रहते हैं और सरकार हमेशा व्यापारियों के दबाव में रहती है, क्योंकि ये व्यापारी राजनेताओं को चुनावों में चंदा देते हैं, और ये राजनेता जब एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो एसडीएम इनके दबाव में काम करते हैं। तो व्यापारी जो कहेंगे वो होगा। और दूसरा जो कानून आप लेके आए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उससे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे आऊं, मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूं पहले कानून की,
कि आपने उसकी धारा नंबर 5 में क्या लिखा है। धारा नंबर 5 में आपने ई मार्केटिंग का जिक्र किया है कि ई मार्केटिंग होनी चाहिए, और आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, इससे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, असम के चाय के किसानों का और केरल के रबड़ के किसानों का। वो दोनों एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि ई मार्केटिंग से बिचौलिए बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो कृषि उत्पाद की फिजिकल डिलीवरी सुनिश्चित कर पाए। उसे और आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने ई मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन किसी किसान का कृषि उत्पाद खरीदा और उसने फिजिकल डिलीवरी उसके पास नहीं होगी, वो आगे किसी को बेच देगा अपना कमीशन बना के। सामान उसके पास अब तक नहीं आया है, दूसरा व्यक्ति अपना कमीशन बनाएगा, वो किसी तीसरे को बेच देगा, तीसरा किसी चौथे को बेच देगा। इस तरीके से 10 से 15 लोग उस सामान को आगे बेचते जाएंगे, उनके पास वो फिजिकली वो सामान होगा नहीं, और उससे क्या होगा, ग्राहक का भी नुकसान होगा और किसान का भी शोषण होगा। ये हमने केरल के रबड़ के किसानों के केस में देखा, असम के चाय के किसानों के केस में देखा। तो जो आप ये कानून बना रहे हैं, इससे बिचौलिए बढ़ते हैं, उससे बिचौलिए कम नहीं होते हैं। और जो बार बार आप बिचौलियों की बात कर रहे हैं, बिचौलिए और सर्विस प्रोवाइडर में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिचौलिए का मतलब होता है कि कोई आदमी यदि हमारा सामान 100 रुपए में खरीदता है और वो उसको आगे कहीं 200 रुपए में बेचे और 100 रुपए का कमीशन अपना बना जाए, 100 रुपए का जो उसका अंतर वो अगर उसकी जेब में जाए, तो वो होता है बिचौलिया। जबकि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसको आढ़तिया भी बोल देते हैं, वो क्या करता है, किसान का कृषि उत्पाद लेता है, उसके साफ सफाई करा के उसको वो बोरियों में उसको लोड करा के उसको वो गोदाम में भेज देता है और उसको 2.5% कमीशन मिलता है सरकार की तरफ से। तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो बिचौलिया नहीं है। और यदि हम बात करें दूसरे कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, तो उसकी धारा नंबर 2B में लिखा है कि भाई यदि किसी भी अनाज का रेट 50% बढ़ता है और बागवानी कि किसी भी कृषि उत्पाद का रेट 100% बढ़ता है, तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, और वो स्टॉक लिमिट सिर्फ किसानों पे लगेगी, किसी कंपनी वाले पे नहीं लगेगी, वो किसी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट या किसी प्रोसेसर पे नहीं लगेगी। यानी आप सीधा सीधा कंपनियों को फायदा कराना चाहते हैं। और मोदी जी ये भी हमें जानना चाहिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लाया क्यों गया था 1955 में। बड़े बड़े व्यापारी जमाखोरी करते थे, कालाबाजारी करते थे, उसको बंद करने के लिए एक्ट लाया गया था। और अब आप क्या कानून में बना रहे हैं कि भाई यदि 50% रेट बढ़ गया और 100% बागवानी वालों का रेट बढ़ गया, तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगाएंगे, लेकिन कंपनियों पे नहीं लगेगी। मान लीजिए कोई एक फसल है टमाटर की, उसका पिछले 12 महीने का एवरेज या पिछले 5 सालों का एवरेज यदि 5 रुपए किलो है और वो 10 रुपए किलो हो जाता है, यानी 100% उसका रेट बढ़ गया, तो आप दोबारा से स्टॉक लिमिट लगा देंगे। वो स्टॉक लिमिट लगेगी सिर्फ किसान पे, कंपनी वाले पे नहीं लगेगी। यानी एक तरीके से आप कंपनी वालों को, व्यापारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी करने की आजादी दे रहे हैं इस कानून के माध्यम से। सरकार का आर्ग्यूमेंट यह है कि भाई इससे किसानों को मौका मिलेगा कि वो अपना सामान स्टोर कर सकते हैं और जब रेट ऊंचा होगा जब वो बेच लेंगे। मोदी जी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में 85% किसान छोटे किसान हैं। उनके 2-2 कमरों के घर हैं, उन 2 कमरों के मकान में वो अपने कृषि उत्पाद को स्टोर करेंगे या वो खुद रहेंगे? उनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है। मार्च के एंड में जो उनको केसीसी का लोन रिपे करना होता है, यदि वो उसको रिपे नहीं कर पाएंगे, यदि वो उसको बैंक में जमा नहीं करा पाएंगे, तो उनके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो डिफॉल्टर घोषित कर दिए जाएंगे, उनको फिर कोई लोन नहीं देगा। इसलिए वो तो इस तैयारी में रहता है कब मेरी फसल आए और जो मैंने कर्जा ले रखा है, जो केसीसी का कर्जा है, जो और कहीं से कर्जा उठा रखा है, उसको मैं चुकता कर दूं। क्योंकि किसान कौम स्वाभिमानी कौम है, वो किसी का कर्जा अपने सर पे ऊपर ज्यादा समय तक नहीं रखता है, वो तो मजबूरी में कर्जा उसको लेना पड़ता है। तो स्टोर करने की तो उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये जो आपने कानून बनाया है जो स्टोर करने के लिए, ये तो अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए बनाया मोदी जी आपने। अब बात आ जाती है तीसरे कानून की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। सरकार बार बार ये पैरवी कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो ठीक है, जहां पे एक किसान के पास कई कई हजार एकड़ है। हमारे यहां पे वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहां की जो भूमि जनसंख्या अनुपात है वो पश्चिमी देशों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। हमारे यहां पे एवरेज लैंड होल्डिंग 1.5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर की है।
हमारे यहां पे खेती जीवन यापन का तरीका है। मोदी जी इस खेती से 14 करोड़ किसान परिवार अपना पेट पालते हैं और पश्चिमी देशों में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, खेती है, वो वहां पे बिजनेस है, वो वहां पे धंधा है। तो आप हमारे किसानों को उनसे इक्वेट मत कीजिए। यदि बात की जाए अमेरिका की, तो अभी पिछले साल 2019 में अमेरिका की सीनेट ने $819 बिलियन की सब्सिडी का बिल पास किया अपने किसानों के लिए। $819 बिलियन, $1 बिलियन में हो गए 7,500 करोड़ रुपया। तो $819 बिलियन में कितने लाख करोड़ हो जाएंगे? शायद हम और आप तो जीरो पे नहीं गिन सकते मोदी जी। इतने की वहां पे डायरेक्ट कैश सब्सिडी मिलती है वहां पे किसानों को। ये वहां की स्थिति है। और हमारे यहां पे किसानों को क्या मिलता है? हमारे यहां पे किसानों को उनकी फसलों का मूल्य तक नहीं मिलता है, जो उनकी लागत है वो तक उनको नहीं मिलती है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि आपने अपनी फसल बोई, आपको 4 तरह की सब्सिडी मिल जाएगी। हमारे यहां पे किसान की आमदनी मोदी जी सब्सिडी खाने से नहीं होती है, उसकी फसल बेचने से होती है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें किसान को लूटा गया, किसान को ठगा गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत। उन पे भी हम आएंगे। पहले हम इस कानून के प्रावधानों की बात कर लेते हैं। उस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हुई है। उसमें एक जगह ऊपर लिख दिया कि भाई किसान की जमीन कोई भी लीज पे नहीं ले सकता, ठेके पे नहीं ले सकता। लेकिन आगे जाके लिख दिया कि 5 साल के लिए वो एग्रीमेंट हो सकता है। फिर आगे जाके लिख दिया यदि किसान और कंपनी वाले सहमत हो तो 5 साल से अधिक का भी हो सकता है। यानी आप किसान को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? हर तरह की बातें उसमें आपने गोलमाल तरीके से लिख दी हैं। आपने उसकी धारा नंबर 8B और धारा नंबर 9 में लिखा कि कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी जब किसान की जमीन को लेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, तो वो उस जमीन पे कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है और उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की स्कीम के तहत लोन ले सकता है वो कंपनी या वो व्यापारी। अब यहां समझने की बात यह है कि जो आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन है, उनके तहत जब कोई भी लोन लिया जाता है तो किसी ना किसी चीज की गारंटी के तौर पे लिया जाता है, किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर लिया जाता है। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए जो लोन होगा वो किसान की जमीन पे होगा। आगे आपने उस प्रावधान में लिखा कि जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाएगा, या तो वो व्यापारी और कंपनी मालिक उस स्ट्रक्चर को तोड़ के जमीन को एज इट इज लौटा दे, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसका मालिकाना हक किसान के पास आ जाएगा। यानी उस स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग पे जो लोन होगा वो भी किसान के गले की फांस बन जाएगा। जिस उसकी जमीन पे वो बिल्डिंग खड़ी हो गई तो एक तरीके से वो जमीन तो उसके लिए खत्म हो गई, किसान के लिए। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये है और इससे पहले वाला जो पहला कानून है, यदि भाइयों इसको हम समझें, ये पहला कानून इसलिए बनाया गया है ताकि किसान मजबूर हो जाए और मजबूरी में आके वो अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए दे। उसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में लिखा गया है कि भाई क्वालिटी चेक होगा। जब वो जो स्पॉन्सर होगा, वो व्यापारी होगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो कृषि उत्पाद की क्वालिटी को चेक करेगा। अब हमें एक सिंपल बात समझनी चाहिए। मान लीजिए आलू की खेती कोई किसान कर रहा है तो जमीन के नीचे होता है। तो किसान तो क्या, कोई व्यापारी, कोई साइंटिस्ट भी ये नहीं बता सकता कि आलू गोल होगा या आलू मोटा होगा या आलू पतला होगा। ये तो कोई नहीं बता सकता पहले से। तो जब वो उसकी फसल तैयार हो जाएगी तो कंपनी वाले कहेंगे देखिए जी, हम तो सिर्फ ए क्वालिटी का माल लेंगे। तो जो किसान का जो बाकी का उत्पाद होगा, किसान उसको कहां लेके जाएगा? और जिन लेबोरेटरीज में वो टेस्टिंग होगी, वो लेबोरेटरीज भी व्यापारियों की जेब में होंगी। व्यापारी उनको घूस देंगे और अपने अनुसार टेस्टिंग कराएंगे। तो किसान तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो ये अंग्रेजी में किए जाते हैं किसानों के साथ। बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण आए हैं। राजस्थान का उदाहरण है, अभी का ये रिसेंट उदाहरण है जिसको दैनिक भास्कर अखबार ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। वो अंग्रेजी में एग्रीमेंट करते हैं और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में बाद में टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, जो लेंथ से भी नहीं पढ़ी जाती, उनमें क्या लिखा होता है? उनमें लिखा जाता है कि भाई आपके आलू का साइज इतना होना चाहिए, आपके जो अन्य कृषि उत्पादन का साइज इतना होना चाहिए, गोलाई इतनी होनी चाहिए, मोटाई इतनी होनी चाहिए जब वो खरीदेंगे।
तो जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो वो कंपनी वाले छोटी छोटी जो अक्षरों में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन है उनको लेके आते हैं और किसान का शोषण करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बीज भी कंपनियां देंगी किसानों को, और जो ये बीज देती हैं जिनको हाइब्रिड सीड बोला जाता है, एक तरीके से ये नपुंसक बीज होते हैं ये। तो धीरे धीरे हर तरीके से किसान कंपनियों का गुलाम बन जाएगा। जो उसके अपने बीज हैं, जो देसी बीज हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और हर चीज फिर किसान को कंपनियों से ही खरीदनी पड़ेगी। उससे उसकी लागत बढ़ेगी, कीमत उसको मिल नहीं रही है, तो धीरे धीरे जो खेती है वो पूरे तरीके से उसके लिए घाटे का सौदा हो जाएगी और आखिर में वो मजबूर हो जाएगा अपनी जमीन को ठेके पे देने के लिए, और उसके बाद कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बहुत तेजी से करेंगी। अगली बात पे यदि हम आए, आपने बात की लोन स्कीम की मध्य प्रदेश की। देखिए, हम किसी भी ना तो पार्टी के समर्थक हैं ना हम किसी पार्टी के विरोधी हैं, हम तो मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखते हैं। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के जो वहां पे लोन स्कीम है, जो जय किसान जो ऋण माफी योजना है, तो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में जब आपकी सरकार बन गई थी वहां पे, तो खुद ये बोला गया कि भाई 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, 46 लाख में से 26 लाख का हुआ है। हमारे लिए ना तो कांग्रेस अच्छी है, ना बीजेपी अच्छी है, ना सपा अच्छी है, ना बसपा अच्छी है, ना आप अच्छी है, कोई अच्छी नहीं है। हमारे लिए तो सब बराबर है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना तो कांग्रेस ने लागू की थी ना आपने लागू करी, तो हमारे लिए तो आप सब एक जैसे हैं। और यदि आपकी पार्टी की बात कर लें कर्ज माफी के ऊपर, तो आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी, आपको याद होगा, आपने एक भाषण में कहा था आपने कि यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो पहली कलम से पहले दिन किसानों की कर्ज माफी होगी। लेकिन क्या कर्ज माफी हुई? 1-1 रुपए का चेक किसानों को बांटा गया, 10-10 रुपए का चेक किसानों को बांटा गया, यानी किसानों का मजाक उड़ाया गया। तो सारी जो पार्टियां हैं ये किसानों का शोषण करती हैं। इन सभी पार्टियों ने, इन सभी राजनेताओं ने किसानों को बहुत ठगा है, बहुत छला है। और जो आपने बात की, अभी आपने एक पॉइंट उठाया अपने भाषण में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का। आपने कहा कि भाई हमने तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया है और C2+50% के अकॉर्डिंग आप फसलों का MSP दे रहे हैं। मोदी जी, यदि हम गेहूं की बात करें और C2+50 के अकॉर्डिंग उसका अगर MSP निकालें तो लगभग 4,000 रुपए के आसपास बनता है, अगर पूरे देश का एवरेज निकालें तो। आपको मैं याद दिला दूं कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आई थी, तो 2007 से 2014 तक कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने हर भाषण में अपने में कहा यदि आपकी सरकार बनी तो आप पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन शायद आप भूल गए कि 2015 में आपकी सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। उसके बाद जब किसान संगठनों ने खूब आंदोलन चलाए तो आपने 2018 में आके किसान संगठनों के दबाव में A2+FL फार्मूले के तहत MSP देने की बात कही थी। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो किसान एकता मोर्चा को जो देख रहे हैं इस पेज पे, उनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ये A2+FL क्या होता है, A2 क्या होता है, C2 क्या होता है। हो सकता है आपके मन में सवाल हो कि भाई ये टर्म्स क्या होती हैं। A2 एक फार्मूला होता है फसल की लागत निकालने का, A2+FL दूसरा फार्मूला होता है और C2 तीसरा फार्मूला होता है। A2 फार्मूला है उसमें क्या होता है कि आपका बीज का खर्चा, आपका खाद का खर्चा, आपका इरिगेशन का खर्चा, ये सब आपका काउंट किया जाता है। A2+FL में इन खर्चों के साथ साथ आपका फैमिली लेबर भी काउंट किया जाता है, यानी एक आदमी ने खुद अपने खेत में कितने दिन मेहनत की है तो उसकी मजदूरी क्या बनती है मनरेगा के अनुसार, वो भी काउंट की जाती है। फिर एक फार्मूला आया C2 फार्मूला, उसमें जो लागत जोड़ी जाती है वो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट जोड़ी जाती है। उसमें उसकी बीज का खर्चा, उसका खाद का खर्चा, उसका यूरिया DAP का खर्चा, उसका कीटनाशक दवाइयों का खर्चा, जो उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, मशीन है, इनकी जो एक साल में जो प्राइस डेप्रिसिएशन होता है, यानी मान लीजिए कोई किसान 8 लाख का ट्रैक्टर लाया और एक साल बाद उसकी कीमत 7 लाख हो जाती है, तो जो ये 1 लाख का जो डिफरेंस है ये भी फसल की लागत में जोड़ा जाता है।
उसके बाद मजदूरी का खर्चा जोड़ा जाता है, उसकी जो खुद की मजदूरी है, जो फैमिली लेबर है, वो भी जोड़ा जाता है, सिंचाई का खर्चा भी जोड़ा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेशक जमीन उसकी खुद की हो, इस जमीन का साल का किराया भी जोड़ा जाता है C2 फार्मूले के अंदर। और जब ये सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं तो इसके ऊपर ब्याज भी जोड़ा जाता है, और उसमें 50% जोड़ के बनता है C2 + 50% फार्मूला। तो स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आप C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को दीजिए, लेकिन आपकी सरकार क्या दे रही है? E2 + FL। और आप, ये बात तो तारीफ की जानी चाहिए आपकी कि आप झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। आप कहते हैं कि भाई हमने तो C2 + 50 दे दिया, जबकि 5 साल पहले खुद आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भाई हम इसको नहीं दे सकते। और हमें हमारे सभी व्यूअर्स को एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझनी चाहिए कि ये MSP किसानों के लिए क्यों जरूरी है। यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। एक संगठन है OECD। OECD ने 36 देशों का यह संगठन है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पिछले 17 सालों में किसानों को उचित MSP मिलता उनकी फसलों का, तो हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। और हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर टोटल कर्ज कितना है? नाबार्ड ने खुद अपनी रिपोर्ट में 2018 में कहा कि भारत में 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्जा 1 लाख रुपए का है। भारत में लगभग 14 करोड़ किसान परिवार हैं, तो 52% हुए लगभग 7 करोड़। एक के ऊपर कर्जा है 1 लाख रुपए का। हिंदुस्तान के संपूर्ण किसानों पे टोटल कर्जा हुआ मात्र 7 से 8 लाख करोड़ का। और यदि आपने पिछले 17 सालों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, यदि इन सभी सरकारों ने हमें हमारा हक दिया होता तो हमें 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। हमारा 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी काट लें तो उसके बाद भी हमें 37 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे। यानी हम इन सभी सरकारों से ये कहना चाहते हैं, हम कर्जदार नहीं हैं, आप हमारे कर्जदार हैं। पहले आप हमारा 37 लाख करोड़ रुपया दीजिए, उसके बाद आगे की बात कीजिए। और मैं सभी किसान भाइयों से विनती करना चाहता हूं कि जब भी किसान अपनी कर्ज मुक्ति की मांग उठाते हैं तो ये दरबारी और सरकारी अर्थशास्त्री टीवी में बैठ के कहते हैं कि इससे तो वित्तीय घाटा हो जाएगा। इनका आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई आपने कर्ज लिया है तो आप देंगे क्यों नहीं। तो आप उनको इस बात का जवाब दीजिए। किसान एकता मोर्चा के माध्यम से ये बिल्कुल असली आंकड़े हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई भी अधिकारी आपसे पूछे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी व्यापारी आपसे सवाल पूछे कि भाई आप कर्ज मुक्ति की मांग क्यों करते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि पहले जो हमारा 45 लाख करोड़ रुपए जो सरकारों पे बकाया है वो हमारा 45 लाख करोड़ रुपए दे दें, उसके बाद उसमें से 8 लाख करोड़ अपना काट लें और हमारा 37 लाख करोड़ रुपया दे दें। साथियों, हालत यह है कि देवव्रत रॉय जो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन रहे, वो खुद ये कहते हैं कि पिछले 15 सालों में बड़ी बड़ी कंपनियों के 50 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया गया, 50 लाख करोड़ का। लेकिन जब किसान का 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की बात आती है तो ये वित्तीय घाटे का रोना रोते हैं। और वो किसान कर्जदार क्यों है? क्योंकि उसके साथ वादा खिलाफी की गई, उसको धोखा दिया गया, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, झूठ बोलना थोड़ा कम कीजिए। और हम उस परमात्मा से भी ये एक विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले गुरुद्वारे में भी गए थे, तो ईश्वर परमात्मा इनको कुछ सद्बुद्धि दे और ये झूठ बोलना बंद करें। तो मोदी जी, आपने C2 + 50 नहीं दिया है, आपने A2 + FL दिया है। अब आ जाते हैं आपकी अगली बात पे। आपने बताया यूरिया के बारे में कि हमने नीम कोटेड यूरिया दे दिया, हमने उसकी कालाबाजारी रोक दी, ये सारी बातें आपने कही। लेकिन आप पैरेलल में यह भी देखिए कि किसान की लागत कितनी बढ़ गई। आपकी सरकार आने से पहले जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $142 बैरल की थी प्रति बैरल, तो उस समय हमारे देश में डीजल 55 से 60 रुपए लीटर था। और आपकी पार्टी विपक्ष में होते हुए खूब रोना रोती थी, खूब वो ड्रामे करते थे। जब आपकी सरकार आ गई तो कच्चे तेल की कीमत $30 प्रति बैरल आ गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने मित्रों, जो आपके मित्र अंबानी हैं, अडानी हैं, जो बाकी व्यापारी हैं, उनके फायदे के लिए उस डीजल की कीमत को बढ़ाए रखा। इंटरनेशनल मार्केट में तो कच्चे तेल की कीमत गिर गई,
लेकिन भारत के बाजार में, घरेलू बाजार में आपने उस कीमत को बढ़ा के रखा ताकि आपके जो ये दोस्त हैं अंबानी और अडानी, इनको फायदा हो जाए। ये आपने किया। आज भी किसान देखिए कितना ज्यादा रेट में वो डीजल लेता है। वो यदि हम पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें भाइयों, तो 1960-70 के दशक में 1 लीटर डीजल 1 रुपए का आता था और उस समय किसान का जो गेहूं बिकता था वो 80 रुपए क्विंटल था। आज उसकी कीमत क्या है? 1900 रुपया क्विंटल। वो कितने गुना बढ़ा? उसका एमएसपी मात्र 22 से 23 गुना। और आज डीजल की कीमत क्या है? 80 रुपए लीटर। तो जो डीजल किसान को सिंचाई के लिए चाहिए, जो उसके लिए बीज यूरिया ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए जो वो चाहिए, जो उसकी लागत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो डीजल, उसके दाम बढ़ गए 80 गुना। और जो किसान की आमदनी होती है उसके दाम बढ़े मात्र 22 से 23 गुना। यदि हम किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह उठा के देख लें तो उस समय उनकी क्या तनख्वाह थी और आज उनकी तनख्वाह कितनी हो गई है। उनके लिए 7 पे कमीशन लागू कर दिए गए हैं, लेकिन किसान के लिए आज तक एक भी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। पहले हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि उत्तम खेती मध्यम बाण, करे चाकरी को कर निदान, यानी खेती को सबसे उत्तम बताया गया था उस समय और नौकरी को तो सबसे नीचे बताया गया था। और आज की हालत क्या है? कोई यदि व्यक्ति कोई चपरासी भी लगा हुआ होता है, कोई डी उसमें श्रेणी में भी कोई नौकरी लगा हुआ होता है, तो एक बाप अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने के लिए तो राजी हो जाता है, लेकिन किसी किसान के बेटे के हाथ में नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है ये खेती पूरे तरीके से बर्बादी का सौदा बन गई है और ये इन राजनेताओं ने बनाई है। अब बात करते हैं एमएसपी की। आप बात करते हैं, अभी एमएसपी का जिक्र हो रहा था। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी, हर साल वो 24 फसलों का एमएसपी तय करता है। और एक ये बीजेपी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उनकी सरकार आने के बाद हर साल वो एमएसपी तय करते हैं फसल बोने से पहले ही। मोदी जी, जब आपकी पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय भी हर साल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस फसलों का एमएसपी तय करता था। और यदि हम 2014 से पहले का और 2014 के बाद का इंक्रीमेंट का अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो पहले के सालों में हर साल सीएसीपी एमएसपी ज्यादा बढ़ाता था और अब जो एमएसपी बढ़ाया जाता है सीएसीपी द्वारा हर साल, वो बहुत कम बढ़ाया जाता है। और सरकार क्या दुष्प्रचार कर रही है सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया के माध्यम से कि हम एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई वो भी आगे भी वो जारी रहेगी, ये आप लिखित में देने को तैयार हैं। मोदी जी, ये हमारी मांग नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिन 24 फसलों का एमएसपी सीएसीपी तय करता है उनके ऊपर एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। यानी उन 24 फसलों में से यदि कोई भी व्यापारी कोई भी फसल सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से कम पर खरीदेगा तो उस व्यापारी को जेल में डाला जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई है उसका आप लिखित में दे दीजिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो 24 की 24 फसलें जिनका एमएसपी तय किया जाता है उनकी खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए। इसकी गारंटी का कानून बनाया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है और आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये कानून तो पहले कभी था ही नहीं। तो क्या जो चीज पहले नहीं थी तो क्या वो अब आगे भी नहीं होगी क्या? ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। और अगली बात यदि हम करें, आपने बात की एपीएमसी मंडियों की, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं उसको ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। एपीएमसी सिस्टम को सरकार पूरे तरीके से बर्बाद करने पे तुली हुई है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि एपीएमसी सिस्टम में भी कुछ सुधार होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सुधार कैसे होने चाहिए? वो सुधार स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की निगरानी में होने चाहिए। वो सुधार सरकार की निगरानी में होनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण देता हूं तमिलनाडु का। तमिलनाडु में उझावर संथई मार्केट स्कीम शुरू की गई। उस स्कीम के तहत सरकार का रोल प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में बढ़ गया। उसमें क्या हुआ कि सरकार ने, स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड ने नई मार्केट बनाई। वो स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के अंडर थी, वो प्राइवेट मार्केट नहीं थी। वहां पे किसानों को फ्री में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी दी गई,
फ्री में उनको दुकानें दी गई, फ्री में उनको नापतोल करने के लिए कांटे दिए गए, फ्री में उनको ट्रांसपोर्टेशन सुविधा दी गई। और ये बिल्कुल चेक किया जाता था कि भाई उस मार्केट के अंदर वही व्यक्ति जा सकता है अपना सामान बेचने के लिए जो सच में किसान है। साल में 2 बार उसकी फसल चेक की जाती थी। वो किसान आता था, अपना सामान वहां पे बेचता था। तो उसका नतीजा ये रहा, पिछले 20 सालों से ये स्कीम तमिलनाडु में चल रही है और वहां के स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड के अंडर में चल रही है। उसका नतीजा ये रहा कि दूसरी मार्केट के मुकाबले एक किसान को अपने कृषि उत्पाद का 25% ज्यादा रेट मिलता है और एक ग्राहक को कृषि उत्पाद का दूसरी मार्केट के मुकाबले 20% कम दाम पे उसको कृषि उत्पाद मिल जाता है। यानी किसान को भी फायदा हुआ, कंज्यूमर को भी फायदा हुआ। तो यदि सरकार का रोल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में, मंडी सिस्टम में बढ़ेगा तो ही किसान का फायदा होगा, किसान का मुनाफा होगा। यदि व्यापारियों का रोल बढ़ेगा तो किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, जैसे बिहार का किसान बर्बाद हुआ है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी जी, ये 3 कृषि कानून किसानों की मौत के फरमान हैं और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के सीए ने बैठ के बनाए हैं। ये कृषि कानून हमें नहीं चाहिए। अब जबरदस्ती ये कानून हमें मत दीजिए। एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए, बिजली बिल रद्द कीजिए और पराली जलाने को लेकर जो आप किसानों का शोषण कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। और एक अंतिम बात जो बहुत सारे लोगों के जहन में है, सरकार कह रही है कि वो संशोधन करने को तैयार है। तो एक सवाल आम जनता के मन में भी आता होगा कि भाई किसान फिर इनको रद्द करवाने पर ही क्यों अड़े हुए हैं। ये सवाल आता होगा आपके मन में, जायज सवाल है। तो उसका एक जवाब मैं देना चाहता हूं। जो प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ही अपने आप में फ्रॉड है। देखिए अभी सरकार क्या कह रही है, इस किसान आंदोलन के दबाव में आके सरकार ये कह रही है कि भाई हम प्राइवेट मंडियों, बाहर की जो मंडी है खुलेंगी, उनमें भी हम टैक्स उतना ही कर देंगे जितना एपीएमसी में होगा। ये एक संशोधन के तौर पे उन्होंने हमें सुझाव दिया, ऑफर दिया। अब तो आंदोलन का दबाव है, सरकार ये कर देगी, लेकिन कल को सरकार क्या करेगी, कैबिनेट एकदम से फैसला लेगी कि भाई प्राइवेट मंडियों में टैक्स की दर घटाई जा रही है। जिस तरीके से जीएसटी की जो रेट होती है वो कभी भी बढ़ा और घटा देती है सरकार, उससे ट्रांसपोर्टर्स पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। तो वो दर बढ़ाना, वो रेट बढ़ाना और घटाना तो सरकार के बाएं हाथ का खेल है। तो जब आंदोलन नहीं होगा उस समय सरकार उसको फिर घटा देगी। तो जो प्राइवेट मंडियों का जो कंसेप्ट है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसका अनुभव ये रहा कि ये कंसेप्ट ही अपने आप में फ्रॉड है। जब प्राइवेट लोग किसानों का सामान खरीदेंगे तो उनकी कोई, प्राइवेट लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब तो सरकार जो गेहूं, जो चावल खरीदती है वो देश के गरीबों को मुहैया कराती है, 2 रुपए किलो में देती है। वो व्यापारियों की कोई जवाबदेही नहीं है गरीब लोगों को खाना खिलाना। इन कानूनों से तो गरीब लोग भी भूखे मर जाएंगे। और मेरा हमारे देश के सभी भाइयों को यह निवेदन है, मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा, ये सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि ये संपूर्ण वर्गों का आंदोलन है। ये हर उस भारतीय का आंदोलन है जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये हर गरीब के हकों का आंदोलन है। ये सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों का आंदोलन है। सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रही है, लेकिन इनके सभी हथकंडे फेल हो गए। पहले इन्होंने कहा कि ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। तो हम भाजपा की सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि ये एक ही राज्य का किसानों का आंदोलन है तो आपने तमिलनाडु के किसानों को स्टेशन पे ही गिरफ्तार क्यों कराया? यदि ये एक ही राज्य के किसानों का आंदोलन है तो मध्य प्रदेश के किसान जो एक फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेन को बुक करके आ रहे थे, आपने वो फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेन तो कैंसिल कराई। यदि ये एक ही राज्य के किसानों का आंदोलन है तो गुजरात के किसानों को आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? उनके घरों के बाहर आपने पुलिस क्यों बैठा दी है? आप उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देना चाहते? इस कोरोना के कारण ट्रेनें, आपने बहुत सारी ट्रेनें रोक दी हैं और ट्रेनों में जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें जनरल डिब्बे नहीं है। उसी व्यक्ति को स्टेशन के अंदर जाने दिया जाता है जिसके पास कंफर्म टिकट होती है। एक बार ये सारी ट्रेन चला के देख लीजिए, 1 करोड़ से अधिक किसान दिल्ली में बैठे होंगे सभी राज्यों से, ये स्थिति होगी। फिर
सरकारी तंत्र ने और गोदी मीडिया ने कहा भाई ये तो खलिस्तानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इसमें तो खलिस्तानी लोग घुसे हुए हैं। फिर कहा गया कि ये आतंकवादी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये भाजपा के लोग, यदि हम इनका इतिहास उठा के देखें, जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो क्या ये हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे क्या? जिनका खुद का इतिहास इतना गलत रहा है, जिनका खुद का इतिहास गद्दारी का है। और जो भी व्यक्ति देश के अन्नदाता को जो आतंकवादी कहता है, असल में वो व्यक्ति खुद सबसे बड़ा देशद्रोही है और देश का किसान उनको माफ नहीं करेगा। हमारे 35 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता ने, खुद प्रधानमंत्री ने, खुद गृह मंत्री ने एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं किया उनके प्रति संवेदनाएं जाहिर करने के लिए। जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की मां का देहांत हो जाता है तो प्रधानमंत्री उस पर दुख जाहिर करते हैं, उस पर शोक प्रकट करते हैं। लेकिन देश के अन्नदाता, 35 अन्नदाता शहीद हो गए पूरे देश के लिए, उस पर कोई संवेदनाएं प्रकट नहीं की जाती है भाजपा द्वारा। अलग अलग तरीकों से आंदोलन को बदनाम करवाया जा रहा है। 8 पेज की जो चिट्ठी लिखी गई कृषि मंत्री द्वारा, उस चिट्ठी में क्या है, उसमें किस तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अभी जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो आपने चिट्ठी भेजी आमंत्रण के लिए किसान संगठनों को, अब उस पर क्या फैसला होगा वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे, वो तो सभी संगठन बैठ के उस पर फैसला करेंगे। लेकिन आपने उसमें भाषा क्या लिखी है? क्या वो भाषा किसी लोकतांत्रिक सरकार की होती है मोदी जी? आपने पहले तो उसमें बताया कि भाई सभी मीटिंग में, उस लंबी चौड़ी चिट्ठी में जो आपने नोटंकी की है, आपने उसमें लिखा कि भाई फलाना मीटिंग में ये हुआ, उस दिन मीटिंग में ये हुआ, उस दिन मीटिंग में ये हुआ। और आपने किसान संगठनों पे आरोप लगाया कि भाई आप समाधान नहीं करना चाहते। और अंत में आप लिखते हैं कि यदि आपको कुछ और बिंदुओं पे संशोधन कराना तो आप बिंदु दे दीजिए और आपस में बात करके तय कर लीजिए कि किस तारीख को आप मिलना चाहते हैं। क्या ये कोई सरकार की भाषा होती है? यदि हम आम देहाती भाषा में बात करें तो एक तरीके से आपने उस पत्र में यह लिखा है कि भाई हम इन कानूनों को वापस तो लेंगे नहीं और आप अपनी आपस में बात कर लें, जब आपका मन हो बात करने के लिए आ जाना, या फिर आप जहां बैठे हैं बैठे रहना। एक तरीके से सरकार ने यही कहा है। यह कोई जिम्मेदार सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की भाषा नहीं होती मोदी जी। बड़ा मन कीजिए, अपना दिल खोलिए और देश के अन्नदाता की मांगों को पूरा कीजिए, यही हम निवेदन करते हैं। और मेरे भाइयों, जो भी भाई जहां भी बैठे हुए सुन रहे हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आप इस आंदोलन में, यहां पे धरनों पे नहीं आ पाए हैं, तो कम से कम अपने घर पर बैठे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की आवाज बुलंद कीजिए। ये किसान एकता मोर्चा जो बनाया है, जो एक पूरी नई टीम ने, जो पूरी यूथ टीम ने जो बनाया है, ये प्रयास बहुत काबिले तारीफ है। हम किसानों के पास कोई पेड आईटी सेल नहीं है जैसे भाजपा के पास है। आप ही हमारी आईटी सेल है, आप ही सब कुछ है, आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, खुद तो किसान एकता मोर्चा के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसके अलावा अपने सभी दोस्तों को भी लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। जब आप हमारा साथ देंगे तो ही हम सरकारी तंत्र, बीजेपी की आईटी सेल और गोदी मीडिया के दुष्प्रचार से मुकाबला कर पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।